बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कराची पैकेज 1100 अरब का किसका कितना हिस्सा, लेकिन कराची के आवाम को क्या मिलेगा? कराची की बड़ी एक स्टेक होल्डर जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MKM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने काफ़ी सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बयान किए। कराची की जो आवाम का मुकदमा है वो एक मरतबा फिर अरबाब इक़्तिदार के सामने और पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके सामने रखा। MQM इस कराची पैकेज को किस तरह से देख रही है, क्या हर्डल्स नज़र आ रही हैं, कराची के अवाम से जो माजी में वादे किए क्या इन वादों का मुस्तकबिल भी वही होगा जो माजी के वादों का हुआ, MQM की सियासत, विफाक और MQM के ताल्लुकात और दीगर बहुत से मौज़ूआत। और मेरे मेहमान हैं MQM पाकिस्तान के सरबराह मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको। 1100 अरब का पैकेज कराची के अवाम एक इससे शराब समझ रहे हैं। जो आदाद शुमार का गोरख धंधा बयान किया जा रहा है उसमें ये एक किसी एक पुरफरेब नारे से कम कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप भी फरेब खा रहे हैं या फरेब देने वालों के साथ शामिल हैं? बहुत अच्छी बात आपने की है। बहरहाल ये बहुत सारे जो वादे हैं उनको मिलाकर एक बड़ा वादा तैयार किया गया है और आदाद और शुमार के गोरख धंधे में आपके प्रोग्राम में उलझना नहीं चाहेंगे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। ये पूरी दुनिया को पता है और पाकिस्तान को पता है। अगर पैसे की बात है ना तो होंगे कराची के ही, जो वफाक के पास अटके में हों या सिंध गवर्नमेंट के पास हों या कराची की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके अपनी कोई स्कीम बनाने की वजह से किसी को जुर्माने के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हों। ठीक, अगर वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लिया है या चाइनीज़ कर्ज़ा है, वो भी अहलिया ने कराची को ही उतारना है। तो वो कराची जो आने वाले 3 सालों में तकरीबन 9,000 अरब जमा कराएगा कौमी ख़जाने में, उसमें से 1100 अरब दिए जा रहे हैं, वो भी वादे की शक्ल में। अच्छा, क्यों हमें उम्मीद है? क्योंकि आपकी एक नए ब्लेंड के साथ आए कि भाई अफवाज पाकिस्तान ने भी इसमें की भी दिलचस्पी इसमें नज़र आ रही है, एक्टिवली और फाल किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो हमारी उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन एतबार इसलिए नहीं आ रहा, यकीन इसलिए नहीं उतर रहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती जो हुई है उससे नीयतें बड़ी साफ वाज़ेह हो गई हैं। अगर हम सब मिलकर सूबाई हुकूमत को से ये नहीं मनवा सके कि जिस शहर में काम होना है उस शहर से ताल्लुक़ रखने वाला तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाए, इसको भी उनसे नहीं मनवा सके, तो मुझे नहीं पता कि हम किस वजह से उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का वादा पूरा ना कर सके हों या इतनी सख्त ना रखे हों कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकें, वो 1100 अरब अच्छा, की इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छा, करवाएंगे? सिंध गवर्नमेंट कितना फोकस है देखें, वो कोई उलझी हुई नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है। वो उसने पूरे सिंध में एक लिसानी इकाई के अलावा जिसको कि वो खुद रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक को इस काबिल नहीं समझा कि उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता। जहां से उनके पास मैंडेट है ही नहीं और 50 साल से नहीं है, वहां भी उन्होंने अपने लोगों को लगाया। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो ठीक कर रहे हैं। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे जहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर वो उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, तो वो तो ठीक कर रहे हैं। तो आपकी नाकामी है कि आप जो है वो चीज़ें नहीं करवा सके या मनवा सके। अगर सियासत ऐसी ही होनी है, मैं आज भी मैं कह रहा था कि अगर हमारी राब्ता कमेटी भी बैठी, इंसान की आंखों में कोई शर्म भी होती है और हम कोई 5-6 लोग तैनात कर रहे हो तो हमारा अंदर शोर मच जाता कि भाई ये क्या धांधली, ये क्या अंधी लगाई हुई आपने, कुछ तो खुदा कुछ तो खुदा का खौफ करे। तो मैं समझता हूँ अगर ये सही है तो हमारे पास भी फिर मैदान खुला हुआ है। फिर कोई हमें समझाए और सिखाए नहीं ना कि कुर्बानियाँ मांगते ही रहे ना। सिंध के अंदर कई दफ़ा कोलिशन पार्टनर में हम सबसे बड़े, और सबसे बड़े भी नहीं, काफ़ी बड़े पार्टनर रहे। हमें जताया गया, बताया गया कि नहीं, इससे अंदरून सिंध के लोगों की हसासियत पे फ़र्क पड़ेगा। आप किसी उर्दू बोलने वाले को, किसी महाजर को वज़ीर आला ना बनाएं। मेरा सवाल ये है, और PTI से बात करो तो उससे मिलती जुलती बात करती है, कि जो 50 साल में सिंध के अंदर जिन लोगों पे कोटा सिस्टम लगाया गया,
40% कोटा लगाकर लूली लंगड़ी सलाहियतों को आगे लाया गया, जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुए, जिनको कम गिना गया, जिनको डिफ्रेंचाइज किया गया, जिनको गुज़श्ता 13 साल में 1.5 लाख नौकरियां जो 40% का बनती थी उसमें से 150 नौकरियां भी ना मिली हों, उनकी सेंसिटिविटी का आपको ख्याल होना चाहिए। या जिनको फ़ायदा हो रहा है, जो बेनिफिशियरी हैं, ये क्या कमाल है। क्या अच्छा फिर कहा जाएगा सिंध तो उनका है? ओ जी नहीं जनाब, हम अपने हिस्से का सिंध और पाकिस्तान अपने साथ लाए थे 47 में। ये ऐसे उठ के नहीं आ गए, घरों में आग लगने की वजह से नहीं आ गए। पाकिस्तान बनने का जब फैसला हुआ है तारिक भाई, उस वक्त पूछा गया है कौन कहाँ रहना चाहता है, तो मेरे आबा अजदाद ने कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। यहाँ से जो हिंदुओं ने कहा कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, वो मेरे घरों में चले गए, मैं उनके घरों में आ गया। जिस वक्त ये पूछा गया है, जिस वक्त ये पाकिस्तान बना है, तो तकरीबन 40% ज़रई ज़मीन हिंदुओं की थी, 20% उनके पास रहन रखी हुई थी। तो क्या सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग हिजरत करके आए हैं उनके पास 60% ज़रई ज़मीन है? किसके पास चली गई है? तो भाई हम अपने हिस्से का सिंध लेके आए हैं, और हम इनसे ज़्यादा, इनको तो पता भी नहीं सिंध में कब आए, हमें तो पता है कब आए, इनको तो पता नहीं आए क्यों हैं, हमें तो पता है हम क्यों आए, पाकिस्तान बनाने के लिए आए हैं और पाकिस्तान बना के आए। जरदारी साहब से कोई पूछ लीजिए कब आए आपके आबा अजदाद और क्यों आए। आप एक माशी पनाह गुज़ीन है, यहाँ के आपने यहाँ के जो मुस्तकिल बाशिंदे सिंधी थे उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है ना, हमने तो अपनी ज़मीनें उनको दे दी हैं। और हमसे पूछ रहा जाए भाई आप, फिर हम कहें देखिए मुझे ये बहस करने दीजिए, पाकिस्तान क्यों बना? पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों को ये खदशा था सिर्फ अंदेशा कि हिंदू अक्सरियत हमें हमारे हुकूक नहीं देगी। उन्होंने बोला भी आप 33% ले लें, हम नहीं माने। सिर्फ खदशात थे ना, तजर्बात नहीं थे, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी। 500-600 साल की तो कहानी यही है। यहाँ तो 50 साल का तजर्बा बता रहा है कि साथ नहीं रहा जा सकता। जब भी मौका मिला है लूट लिया है हमारे शहरों को। इस दफ़ा भेजा हुआ हमने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कि भाई ये सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल से उसकी सारी नौकरियां बटोर ली गई हैं। अब हमने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया इस दफ़ा ठीक कि आपने दोबारा हमें एतमाद में लिए बगैर कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया है। तो जो ये बताइए आपके जो 40% सिंध के शहरी इलाकों का कोटा है उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जब आप जनूबी पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बना सकते हैं तो हमारे कोटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरी सिंध का कोई वो बनाए सेक्रेटेरिएट। और जहाँ तक ये बात है, मैं इस पर ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इस इशू को कि जो इमदाद आई है फ़ौज ने गारंटी ली है और कराची के लोग ये ना समझे कि हमारी बल्दिया जाने के बाद आई है तो हम समझ रहे हैं कि करके देख लें, तजर्बा भी करके देख लें। ठीक, और कोई ये भी बता दे तजर्बे से कोई ये बहुत मुझे आप ही मालूम करके बता दें, हमारी बड़ी सरकार ये जो वफाकी हुकूमत है कि उसकी कौन सी वजूहत थी, क्या वजूहत थी कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक इत्तेहादी जमात की बल्दियाती हुकूमत जो कि कराची के मैंडेट का 70% रखती थी, उसको ये वसाइल देने के बजाय उन्होंने एक ऐसी हुकूमत जो 13 साल से जिसकी तारीख सिर्फ करप्शन से नहीं भरी हुई है, उसके बैरोक्रेट, हैंड पिक बैरोक्रेट के ज़रिए आपने ज़्यादा आसान समझा, आपने ज़्यादा समझा कि शफाफ तरीके से अमल हो जाएगा। इसके अलावा कोई सिर्फ अपने सियासी बका के लिए ये कदम उठाया गया है। मैं दोबारा जता रहा हूँ, मैंने आज बोला है कि MQM को किसी बल्दियाती हुकूमत, किसी वफाकी और सूबाई हुकूमत या असम्बलियों की ज़रूरत नहीं है अपने आप को मनवाने के लिए। हम 40 साल से यहाँ के अवाम के दरमियान, सिंध के शहरी इलाकों, उनके साथ उनके घरों में रह रहे हैं, उनके दरमियान सांस ले रहे हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़ी बड़ी अफवाहें, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे और परसेप्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा लिखी पढ़ी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने 2 साल इंतज़ार किया कि बल्दियाती हुकूमत चली जाए, MQM से बहुत वादे किए, पैसे नहीं दिए क्योंकि आपको वो सियासी हरीफ समझते हैं? मैं हालांकि हरीफ नहीं है ना, देखें 18 के इलेक्शन को अगर वो समझ ही लें इलेक्शन तो हरीफ समझ लें। हाँ, उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं तो उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए।
वो अपनी ख्वाहिशात की परवरिश भी करें, उसके लिए कोशिश भी कर लेते। लेकिन आपने अगर 2 साल सिर्फ ये इंतज़ार किया तो 2 साल तो नुकसान किया ना। आपको याद ही नहीं रह जाता कि आपके पास 14 MNA कराची के हैं। लाहौर में भी इतने MNA नहीं, 20% इतनी बड़ी आपको पास, इतना बड़ा मैंडेट तो लाहौर में भी नहीं मिला हुआ आपको जितना आपको कि कराची में मिला हुआ, याद ही नहीं रहता। तो ये जो MKM विफाक से बाहर आ गई, फिर कहा 7 अरब देंगे, 8 अरब देंगे, उसके बाद पता चला कि वहाँ भी 1 अरब आया, कोई पैसे नहीं दिए गए। तो वादे तो 2 साल से आपको हो रहे हैं, सिर्फ वादों के ऊपर वो चलाए जा रहे हैं और अब चले जा रहे हैं। अच्छा, मेरी भी खुशगुमानी होगी कोई कि मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म सिंसियरिटी से ये चाहते थे, लेकिन हॉक्स हर जमात में होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कराची में अब कराची की आवाम की खिदमत किए बगैर सिर्फ इसी लीपा पोती के ज़रिए ज़िंदा रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये गांव देहात नहीं, हाका नहीं लगता यहाँ पर, यहाँ जागीरदार नहीं रहते, ये जागीरदाराना निज़ाम पनप नहीं सका, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं क्या करें? देखिए, हमने तो ये तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए भी उनकी हुकूमत बनने में मदद दी कि जैसे भी लिया हो, हम समझते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा मैंडेट था, हुकूमत बनाने का इख्तियार उन्हीं का था। अच्छा, ये पिछले दफ़ा भी जब हमारे 24 MNA थे तो उस वक्त भी हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीट ज़्यादा थी, उन्हीं को दिया था और अपोजिशन में बैठे थे। हमारी अब की भी ख्वाहिश यही थी कि हम इनको सपोर्ट कर दें, लेकिन सब ने कहा, दबाव भी आया कि नहीं, जब आप हुकूमत में होंगे तो एक हुकूमत के अंदर स्टेबिलिटी भी होगी। फिर हमारे लोगों ने भी कहा कि हमारा कोई नुमाइंदा कैबिनेट में होगा तो वज़ीर आज़म को याद दहानी कराने में उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं 88 वगैरह के, आसानी होगी। तो हम भी खुशफहमी में कुछ यकीन के और उम्मीद के साथ चले गए थे। तो ये कोई ये ना समझे कि हमें इंगेज करके हमें कुछ नुकसान हो रहा है। तो मैं तो बाहर आ गया हूँ, अमीन भाई को भी सिवाय इसके कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा काम तो हमने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया था। उस जो हम वफाक के लिए काम कर रहे थे उससे भी वफाक डरती थी कि ज़्यादा काम ना कर जाएंगे हम यहाँ पर। लेकिन बहरहाल जब तक इनका हमने वादा किया था कि हम आपकी हुकूमत को गिरने की किसी उसमें साजिश मंसूबे के शरीक नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है इस वादे पर अगर यकीन कर लिया वफाकी हुकूमत ने, रियासत ने, तो हमें सूट यही करता है कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं। काबीना में रहने से MKM को कोई फ़ायदा नहीं है? ऐसा सच नहीं है। देखें, लोगों की तवक्कात बढ़ जाती हैं। ठीक, तो हम जो कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा, थोड़ा सा देर से होगा। क्या ये दुरुस्त है कि इसी ख्याल के पेश नज़र आप बाहर आए? आपने तो फिर कह दिया आप नहीं जाएंगे कैबिनेट में, लेकिन MKM को दबाव डालकर दोबारा काबीना में शामिल किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि MKM हुकूमत की सपोर्ट छोड़ दे और आप उसी दबाव के नतीजे में दोबारा काबीना में चले? हमने आँखों की शर्म रख ली, थोड़ी सी ख्याल कर लिया। हालांकि हमारा ये मेरी जानिब से ये कह देना ही कि हम ट्रेजरी बेंचों में बैठे रहेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को क्या जवाब दें कि हम काबीना में भी हैं और हमारे घर छापे पड़ने भी बंद नहीं हो रहे हैं। मैं फ्लैग लगाई हुई गाड़ी में घूमता रहूं और मेरे जो MKM के कारकुनान हैं वो लापता हैं, वो बाजियाब भी ना हो पाए। मेरे ऑफिस वैसे ही बंद हैं MKM के। तो ये थोड़ा सा तो हमें भी शर्म और आज के दिन तक ये सब कुछ है कि MKM काबीना में है, लेकिन उसके खिलाफ छापे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उससे सियासी आज़ादी अच्छा, नहीं। जिनके ऊपर ये था कि जो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह अपने घरों की तरह जेलों में भी इसी तरह रहे, एयर कंडीशन भी लगते रहे, उन पर तशद्दुद का भी कोई अल्लाह ताला ना कोई उन पर ऐसा अजाब लेके आए जो उन्होंने खुद सियासी मुखालफिन के साथ किया है। लेकिन देखते हैं, आप हमने तो सुना था कि इन सब पुराने हुक्मरानों ने, साबिक हुक्मरानों ने खरबों डॉलर्स की करप्शन की है। अब तो ये तोशा खाने के तोहफों तक बात आके रुक गई है। ठीक, तो पता नहीं क्या वापस यू टर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, कोई और तैयारी है। तो मिला क्या आपको ना? आपका दफ्तर खुला, ये जो आपने एक मुआहिदा किया तहरीक इंसाफ के साथ कि जी लापता कारकुनान, दफातर, सियासी आज़ादी, आप लोगों को क्या जवाब देंगे कि ये मुतालबे जिनके ऊपर गए थे, आप फिर ये कह देंगे वादा खिलाफी हुई और आप हुकूमत में भी बैठे? कम से कम हम कहते हैं कि जो जेलें भरी हुई थी वो खासियत तक खाली हुई हैं और ना जाते तो शायद डबल भर जाती। साथ ही 125 लापता हैं, 250-300 लापता हो जाते हैं। MKM हुकूमत में शामिल ना होती तो उसके खिलाफ ऑपरेशन रहता, मगर इसके अंदेशे तो रहते हैं ना। ठीक, तो लेकिन बहरहाल
मेरा हुकूमत से निकलकर पार्टी को संभालना और इलाकों में, मैं समझता हूँ, मैं बड़े यकीन के साथ समझता हूँ कि MQM पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका थी। अब आप कुछ भी कहते रहें, सही। अगर ये भत्ता लेने वाली पार्टी होती ना, तो मुझे जब वज़ीर रहा हूँ ना, मैं पहले भी, मुझसे कहती यार 50 करोड़ रुपए का कर्जा लो। अच्छा, लूटने के लिए पाकिस्तान में जो बड़े मंसूबे हैं उसको तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है ना। तो मुझसे बोलते 50 करोड़ कर्जा लो, माफ़ करा दो, 30 करोड़ पार्टी को दे दो, 20 करोड़ अपने पास रख लो। तो मैं वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता जो मैं अभी MQM छोड़कर अगर डॉक्टर फुल फ्लैश अपनी प्रैक्टिस कर दूँ तो उससे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो पाकिस्तान, तारिक भाई, पाकिस्तान को अगर बचाना है ना, तो ज़रा 50 साल की तारीख से वो 25, 30, 50 लोग ढूंढ लें जो सियासत में आने के बाद, ऐवानों में जाने के बाद अपनी पहली पोजीशनों से नीचे आए हों। सही। जो अमीर हों वो अपर मिडिल क्लास के हो गए हों, जो अपर मिडिल क्लास के हैं वो मिडिल क्लास के हो गए हों। तो यहाँ तो बहुत सारे अपर क्लास के लोग लोअर क्लास में आ गए। इन हालात में MQM एक मरतबा फिर काबीना से बाहर आ सकती है, ये ऑप्शन मौजूद है क्या? आप इस पे देखिए, ब्लैकमेल शायद पहले MQM के तरीक़ेकारों से ऐसा महसूस होता था कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। काबीना से आने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हुकूमत को हम उस वक्त तक सपोर्ट कर देंगे जब तक उनकी जानिब से ऐसे इक़दामात ना हो जाएं जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का मुकम्मल तौर पर वाज़ेह निशानियां ना लग रही हों और जिससे एक सियासी इंतकाम की वाज़ेह तस्वीर सामने ना आ रही हो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जो 1100 अरब है जिसमें कहते हैं कि अगर 3 साल में भी हो तो 350 अरब हैं, ये 350 अरब आएंगे कहाँ से? और ये पूरा 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हो रहा है, आप सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात, सबसे बड़े स्टेक होल्डर, आपके लोगों से हम पूछते रहे, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आ गए उनकी। नहीं, पता ये है कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 600 अरब वफाकी हुकूमत देगी। फिर सवाल ये, वफाकी हुकूमत के पास कहाँ से आएंगे? वैसे तो हैं, हम भेजते हैं उनको इतना पैसे, इससे ज़्यादा पैसे, तो क्योंकि यहाँ लगते नहीं तो लोगों को लगेंगे यहाँ पे कहाँ से आ गए। हैरान होते हैं कि ये शहर पे कैसे लग रहे हैं। नहीं, अब तो लोग ये भी बता रहे हैं कि जी कराची से ज़्यादा रेवेन्यू पंजाब से आता है, ये भी एक थ्योरी चल पड़ी है। माशाल्लाह। तो ये बहरहाल पिछले साल जो सेल्स टैक्स जमा हुआ है ना 5 बड़े शहरों का, उसका 89% कराची से आया। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, FBR का आप वेबसाइट खोल लें, वो बता देगी आपको। हमसे जो 30 लाख आबादी, कम आबादी का शहर है, वहाँ से 5% आया है। तो और 350 अरब फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत देगी, उसके पास कहाँ से जाए? अगर 95% कराची देता है और 1% हैदराबाद, ये सब मिलाते हैं तो 99.5%, तो ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनके पास आता कहाँ से? अच्छा, वफाकी हुकूमत जो दे रही है उसमें वर्ल्ड बैंक का कर्जा भी है, ठीक, 50 अरब शायद चाइनीज़ कर्जे हैं, सर्कुलर रेलवे। फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा कराए जा रहे हैं वो भी उसमें है। और सिंध गवर्नमेंट ने तो वो सारे पुराने मंसूबे, अच्छा ये सारे मैंने आपको पहले भी कहा ना, पुराने वादे जमा हो गए, तो हम तो कहते हैं चलो पुराने वादे ही पूरे कर लो किसी तरह, और कहाँ लगेंगे ये भी बड़ा अहम मामला है। तो यही 3 जगह से है, खदशात हैं, अंदेशे हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद उलझाना नहीं चाहते। अफवाज पाकिस्तान में हमारा एतबार है कि अगर वो हैं तो शायद इस पर कुछ ना कुछ काम हो जाए। और वरना सुन तो ये रहे हैं कि जहाँ पे निशान लग रहे हैं ना मकानात को गिराने के लिए, वो वहाँ पर सूबाई हुकूमत के जो सियासी ओहदेदार हैं उन मकानों को ख़रीदना शुरू कर रहे हैं जिनको गिरना है। तो फिर रुक जाएंगे या उनकी ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी, मुझे नहीं पता। खैर, इसको मैं सिर्फ एक खबर मिली। एक और सवाल भी है कि 1100 अरब के पैकेज से औरंगी टाउन में, कोरंगी में, लियाकताबाद में, जो कि बड़े कंजस्टेड इलाके हैं, बड़े गरीब इलाके हैं, उनके लोगों को क्या मिलेगा? उनके लिए भी कुछ है? हाँ, यही सवाल है। देखें, ये आफत आती है बारिश की शक्ल में जब, तो ये मामलात उठते हैं, तो हम तो कहते हैं चलो आपने बहुत अहम सवाल किया। कराची का सबसे बड़ा इशू क्या, कोई पूछे? कराची का सबसे बड़ा इशू है रोज़गार। 13 साल से नौकरियां नहीं मिली हैं।
और वो कहते हैं कि वो 5,000 लोग इन्होंने वाटर बोर्ड में करा दिए। तो वाटर बोर्ड के उसूल कवानीन के तहत कराएं या आपकी तरह कराएं जाली डोमिसाइल बनवाकर? ये शहर इतना बड़ा था और नीचे की नौकरियां तो खुद ही मुकामी हैं, आपने तो वहाँ भी अपने लोग भर दिए हैं। ये कोई जवाब देगा? कोई भी रियासत भी देने को तैयार नहीं है, वफाक भी देने को तैयार नहीं है कि पेशावर में अगर पेशावर की पुलिस है और लाहौर में लाहौर की पुलिस है, मुल्तान में मुल्तान की पुलिस है, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? इसका मतलब है आप कराची को सिर्फ मैनेज करना चाहते हैं, कराची पे अपना कब्ज़ा रखना चाहते हैं, कराची के लोगों पर नज़र रखना चाहते हैं, शक की नज़र से देखने का कल्चर रखना चाहते हैं। तो ये वजूहत है। एमक्यूएम के ऊपर जो शक था वो अब दूर हुआ है या नहीं? अभी भी आपको कहीं महसूस होता है कि अपना सब कुछ दे के भी और अगर ये बोसीदा और करप्ट निज़ाम हम पे शक करना बंद कर दे तो हमें अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा। इनसे हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए? ये हमें दहशतगर्द नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी हमारी दहशत है बिल्कुल। हम अगर पाकिस्तान में किसी सियासी तरीक़ाकार से ये जागीरदाराना निज़ाम को ख़तरा है तो हमें देखिए, हमने 87 में बल्दियाती इंतखाबात तज़व्वुब के साथ हिस्सा लिया, जीत गए थे ना, तो सबको पता था कि आने वाले इंतखाबात में जीतेंगे। तो हमें क्या बुरा था कि ये महाजिर कौमी मूवमेंट थी ना। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, दो ही उस वक्त सियासी तजिया निगार आप जैसे ये कह रहे थे कि एमक्यूएम 88 का इंतखाबात तो जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद 2 वोट तो उसके 2 कमी है, एक तो सियासी तजर्बा नहीं है और वसाइल नहीं है। तो वो इंतखाबात से 3 महीने तक पहले तक पूरे हो गए थे। ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरमायादार जो कि महाजिर थे, गुजराती, मेमनी या उर्दू बोलने वाले थे, वो एमक्यूएम में आ गए थे। ऐसे पेशावर सियासतदान जिनकी सियासी उम्र हमारे उस वक्त के लीडरों की तबई उम्रों से एमक्यूएम में आ गए थे। क्या एमक्यूएम का ऑप्शन नहीं था उनको टिकट देने का? नहीं दिया ना। एक नई तबकाती जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक ताज़ा हवा का झोंका था। 22 अगस्त के बाद जो पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए एमक्यूएम ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको सियासी नुकसान भी पहुंचा। देखें, एक बात तो आप सही कह रहे हैं कि 22 अगस्त को जो हमने किया, तो उस वाली एमक्यूएम के जो कुछ भी हैं वो सारी गलत तो नहीं हो सकती। उसने बहुत सारे इक़दाम ऐसे किए हैं कि जो गलत थे। ख़ास तौर पे वो जो नारा लगाया था वो हमारी नज़रियाती जो बुनियाद थी उस पर हमला था। पाकिस्तान की मोहब्बत के अलावा है क्या हमारे पास? पाकिस्तान में हिजरत करने की तारीख़ के अलावा है क्या हमारे पास? तो हमने अलग कर ली, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है। 22 अगस्त से पहले वाली भी उसी तरह कारकुनों से ट्रीट किया जा रहा है। वो पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। पता है सबको, हुकूमत को, रियासत को, सबको पता है कि जेल में जो बहुत सारे लोग हैं 90% वो उस तरह गुनाहगार नहीं है। 7-7 साल तो उन्होंने संगीन सज़ाओं के भी जो मुद्दतें होती हैं वो पूरी कर ली हैं। सही। लेकिन उनको क्या ये दुरुस्त नहीं है कि लंदन में अभी भी अगर मुल्क मुखालिफ कोई चीज़ होती है तो नज़ला एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों पे गिरता है? और अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपका झंडा इस्तेमाल होता है। ठीक नहीं होता जनाब। मेरे झंडे पे लिखा हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान। उनके झंडे पे तस्वीर बनी हुई है किसी की। उनका और हमारा झंडा अलग है। वरना तो महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी का भी झंडा वैसा ही है, उस पर लफ्ज़ महाजिर लिखा हुआ है। और ये हमारा झंडा था। जब हमने मुत्तहदा किया तो हमारे झंडे में अब इसीलिए मुत्तहदा भी नहीं लिखते हम, एमक्यूएम पाकिस्तान, इतना बड़ा बड़ा पाकिस्तान लिखा हुआ। उनका और हमारा झंडा मुख्तलिफ है और चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को। और हमने भी पूछा है कि उनको चाहिए कि वहाँ पर लिखे लेटर कि ये गलत नाम, पाकिस्तान की एक रजिस्टर्ड पार्टी है एमक्यूएम, इनका किसी एमक्यूएम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एमक्यूएम लंदन कोई एंटिटी नहीं है, तो उसको बंद किया जाए। उनको ये हमारा परचम, वैसे तो हमारा परचम नहीं है, मैं वजाहत कर दूँ, हमारा परचम मुख्तलिफ है, उनका परचम मुख्तलिफ है। तो वरना तो हमारा और हकीकी का परचम भी एक तरह का है, कलर की कम्बिनेशन बोला जाए तो। पाकिस्तान मुखालिफ नारे, वहाँ होने वाली सरगर्मियाँ, वहाँ से होने वाली एक्टिविटीज़, हाँ, ये आपके खाते में अभी तक डलती हैं? अभी भी उसी तरीके से होता है? आपके लोग जिसको कहते हैं कि गेहूं के साथ वो घुन पिसने वाला, वही सूरत हाल? नहीं, मेरा ख्याल है ये किसी गलतफहमी का नतीजा नहीं हो रहा है, मनसूबाबंदी का नतीजा है।
अच्छा। कि इसी तरह डरा के रखा जा सकता है, इसी तरह दबा के रखा जा सकता है, इसी तरह अपने सियासी मकासद की तायद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गलत फहमी है ये। जो कुछ हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे हैं उसको दबाव का नतीजा नहीं करार देना चाहिए। हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे हैं, हम समझते हैं कि दो मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरी हैं, हमारी उम्मीद ये थी कि उम्मीद है बल्कि कि ये मौजूदा हुकूमत उससे बेहतर साबित हो। हमने उसका साथ दे रहे हैं, साथ खड़े में, तो और दुआ भी करते हैं इनके लिए कि भाई ये जिन वादों के साथ आए हैं वो पूरा हो जाए। लेकिन उनसे ज़्यादा जोड़ना, इससे ज़्यादा हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन सियासी जमात को उन नारों के साथ जोड़ना, ये खुद आर्टिकल जो लोग जोड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और इसी तरीके से कम्युनिटी को, जो महाजिर कम्युनिटी को, कि किसी एक कॉर्नर से उठने वाली आवाज़ को पूरी महाजिर कम्युनिटी के ऊपर उस फलसफे, देखिए उस आवाज़ ने नारा लगाया था 2018 में कि इलेक्शन में बाइकाट करो। अगर हमारे साथ मेहरबानी ना की जाती तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये 14 के आप खिदमत कर रहे हैं उनकी, आप खिदमत कर रहे हैं उनकी, हमें हरवा के, हमें दीवार से लगाकर उनको जिंदा रखा हुआ है आपने। आप ये बताइए कि अगर ये 14 सीटें जो कि हमारी थी हम जीत जाते, हमें हरवाया नहीं जाता, तो वो हिस्ट्री नहीं हो जाती। आज उन्होंने कहा बाइकाट करो, उसके बावजूद जो 7-8 लाख वोट लिए हैं वो हमारा फ्रेश मैंडेट है, और इतना ही वोट हमारे चुरा के कहीं और दे दिए गए। तो कोई और खिदमत कर रहा है, हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं। कोई दानिस्ता या नादानिस्ता उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, एमकेएम को कॉर्नर कर। वो एमकेएम आपने बड़े मसनूई तरीके से उनको ख़त्म करने की कोशिश की, गालियाँ पढ़वा दी, लेकिन क्या उनको इर्रेलेवेंट किया? हमने रेलेवेंट किया था 18 के इलेक्शन, अगर किया हो तो थोड़ा बहुत उनको हमने इर्रेलेवेंट किया था। उनको 18 के इलेक्शन में उनको थोड़ा बहुत इर्रेलेवेंट कर दिया हो तो कर दिया हो। छापे, गिरफ्तारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर सब उनको जिंदा रखते। देखिए ये 92 के बाद एमकेएम का कारकुन वो पिटता रहा, जेलों में गया, टॉर्चर हुई, मावरा अदालत कत्ल हुआ, भुगता हमने, ताकत वहां गई। आपने एक इंसान को बुद्ध बना दिया, जो मजलूमियत का सारा एडवांटेज वहां चला गया। आपको इतनी अकल नहीं है, इतना ख्याल नहीं है कि भुगत हम रहे हैं यहाँ वाले और पाकिस्तान के नारे के साथ भी खड़े हैं, और एडवांटेज आप उनको दे रहे हैं। हमारी नाकामी उनकी कामयाबी है। या ये कह देना अपना नाम तब्दील करो, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना है। ये कह देना कि अपना झंडा तब्दील कर दो, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना है। ये कह देना अपना निशान तब्दील कर दो, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना है। ये सोच अब भी पाई जाती है कि एमकेएम का नाम बदल के और फिर सब लोगों को मिला के कोई एक पार्टी बना दी जाए और कोई चीज़। भाई उन बाकी लोगों को तो मिला लो आपस में, ठीक है ना, पहले वो सब तो मिल जाए। तो हमें तो देखें, हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह जिंदा रहने दिया जाए और पूरे पाकिस्तान में काम करने दिया जाए। जब हमारा कोई साबिक एमएनए मोटरसाइकिल से उतरेगा ना, लोगों को पता लगेगा पाकिस्तान को इस सियासत की ज़रूरत है। लेकिन कब तक आप खामोश रहेंगे अपनी सियासी आज़ादी सल्ब होने के बावजूद भी? क्या किसी खौफ का शिकार? देखिए, हमने तो पहले भी कहा है, अतमाम हुज्जत भी होती है कि आपने ये अतमाम हुज्जत हो गई ना कि वोट की कोई औकात नहीं है, तो फिर रोड बोलती है, दीवारें रंगीन होती हैं। मेरे ख्याल है वो वक्त सिंध के शहरी इलाकों पे लाया गया है। वफाकी हुकूमत ने भी इस सिलसिले में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। एक मुहिब्बे वतन, ये जिन लोगों ने भी वोट दिया है हमें, इन सब ने उस नारे के ख़िलाफ़ वोट दिया है ना हमें। अब उन सब के ख़िलाफ़ हैं, उन सबको ये जताना चाह रहे हैं कि वही ठीक था, डरा के रखता था। हम जो डर की सियासत नहीं करना चाहते, हम जो एक दूसरे को मार के अपनी ताकत को और कराची पर कब्जा करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते। अगर ऐसी ज़रूरत भी पड़ी तो हम सियासत छोड़ देंगे, ये काम नहीं करेंगे। और सियासत हम कोई हमारे घरों का चूल्हा नहीं जलाती है, हमें पाल नहीं रही है। हम अक्सर लोग, हम में से प्रोफेशनल लोग हैं। तो देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए आप मुझे मौका अच्छा खासा दे देते हैं, मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए, ये सिर्फ ये तासुर कि एमक्यूएम रियासत के अताब का शिकार है, ये तासुर भी पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, जो एमक्यूएम को अच्छा समझते हैं, उसकी मिडिल क्लास की फिनोमेना के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर हमसे दूर खड़े नज़र आते हैं। तो खुदा के लिए कोई खुदा का खौफ करे। डॉक्टर साहब, एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं तो फिर अपनी डिबेट को जो है कंक्लूड करते हैं। वक्फ़े के बाद
डॉक्टर खालिद साहब से फिर बात करेंगे। क्या जो सूबे का नारा वो एक सियासी नारा है या वो कभी कोई अमली सूरत बन सकता है, उसकी कोई शेप नज़र आती अच्छा, है? कोई इसकी मैं कह दूंगा नहीं है तो ये भी दावा ही हो गया। पहले भी एमकेएम दीवारों पे नारा लिखवाती रही, मिटवाती भी रही है, ठीक। लगाया भी है, रोक भी दिया है। हमने तो इस पर अमली कदम उठा लिए। देखें, वो 22 अगस्त की एमक्यूएम जो काम नहीं कर सकी, हमने इतने सालों में किया है। कई कानून साजी असेंबली में तो कानून साजी करेंगे ना, हमने डाल दिया है कि सूबे बनाने का ये तरीक़ेकार तब्दील किया जाए, कि आपने कह दिया कि 2/3 की मेजॉरिटी से वही सूबा फैसला करे कि उसके अंदर एक और सूबा बनना है या नहीं बनना है। और यहाँ सिंध में तो मज़ेदार बात है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या ऐसा आपको फ़ायदा पहुँच रहा है कि मसनूई अक्सरियत सिंध के शहरी इलाके, सिंध की आबादी का 60% है इस वक्त। अगर इनको सही गिन लिया जाता ना तो शायद ये मुतालबा जो हम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी कर रही होती है। जीएम सैयद 70-72 में कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त कराची को सिंध में शामिल होने की मुखालफत की थी। जब वो मुखालफत करने का हैंडबिल निकाला था, समझा कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की, सिंध की तारीख की बात करेंगे तो पाकिस्तान जिस दिन बना था उस दिन से शुरू होती है, 5000 साल से नहीं होती है। तो क्या वजूहत है, कोई वजह बता दें कि पंजाब तो तकसीम हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा तकसीम हो जाए, सिंध नहीं हो सकता? क्या सिंधु देश बनाने का कोई मुकम्मल मंसूबा मौजूद है जिसकी वजह से आप उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं उसको? तो लेकिन इस मामले में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई एक तरफ खड़ी होती है। तो ये भी ये कोई इसका एक लॉजिकल जवाब आपको दे देंगे कि वो पंजाब क्या गैर मुक़द्दस गाय है जो तकसीम नहीं होगी, और सिंध मुक़द्दस गाय है? कराची वो पंजाब की कोई तारीख़ है ही नहीं कि 5000 साल की तारीख़ है तकसीम। भाई ये डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न बन गए तो तकसीम नहीं हो रहा सिंध। तो सूबे तो सिंध का 5000 की तारीख़ को अगर सिंध में 2 सूबे बन जाएंगे या 3 सूबे बन जाएंगे तो उसकी 5000 तारीख़ और सिंध धरती को क्या फ़र्क पड़ना है? सिंध धरती है, लेकिन धरती माँ पाकिस्तान है, कोई सूबों की धरती पाकिस्तान नहीं है। मैं आज उसमें बोला, दोबारा बता रहा हूँ, जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। फ्यूचर में अब आज आपने कहा कि फ़ैसला सड़कों पर होगा, कोई मास मूवमेंट एमक्यूएम प्लान कर रही है? जी, हमें पता है कि हम जब शुरू करेंगे तो गलियों में हम मुतहरिक होंगे तो दूसरी बहुत सारी कुव्वतें भी मुतहरिक हो जाएंगी, छापे पड़ने लगेंगे, गिरफ्तारियाँ होने लगेंगी। पुलिस तो सारी इसीलिए लेके आ चुके हैं अंदरूनी सिंध से, जिनका यहाँ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, 100% ले आए। और बहुत सारे लोग उसको वो भी कर रहे हैं, जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं लड़काने से आ रहे हैं, वो तो नॉर्मल की ट्रांसफ़र है। तो भाई क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? सारी महज़िब दुनिया में होता क्या है? न्यूयॉर्क चले जाएं, चाइना टाउन में सारी चाइनीज़ पुलिस नज़र आएगी, जैक्सन हाइट पे चले जाएं सारी बंगाली पुलिस नज़र आएगी। तो आप कराची पे कब्ज़ा करके इस तरह रहना क्यों चाहते हैं? छापे, गिरफ्तारियां, क्या ये एमक्यूएम वो एमक्यूएम है जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है और सरवाइव कर सकती है, या इसका डीएनए तब्दील हो गया है? अब ये बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है। देखें, पहले भी 92 का ऑपरेशन हुआ था तो क्या कहा था एमक्यूएम ने अपने लोगों को, छुप जाओ। अब कि हम छुपेंगे नहीं। वैसे उस वक्त छुपने का कह के सही किया था, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अफवाज पाकिस्तान को इस्तेमाल करने जा रहे थे। उनको सामने खड़े होने का मकसद है रियासत पाकिस्तान के सामने खड़ा होना। हमें पता था क्योंकि जस्टिफाई नहीं है ऑपरेशन और ज़बरदस्ती फ़ौज से कराया जा रहा है, तो हम छुप गए थे। बाद में जब सियासी हुकूमतें आई तो सामने आके मुकाबला किया है ना उनका। ख़वातीन भी निकली हैं, बुज़ुर्ग भी निकले हैं, लोग भी निकले और इज्तिमाई रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ भी दी हैं। अब आप इतने इंटैक्ट हैं अपने लोगों के साथ कि उसी जनाब, चेहरों की तकसीम से एमक्यूएम तकसीम नहीं हुई है। लोग समझते हैं कि, देखिए, मैं इलेक्शन के दिनों में कहता था कि ये जो तासुर कायम किया जा रहा है एमक्यूएम तकसीम हो गई है, वो मंसूबा साजों को मदद देगा एमक्यूएम को इलेक्शन में हराने के लिए। जो लोग वोट तकसीम कर सकते थे उनको पड़ा कितना वोट है, उनके वोट ऐड कर दें तो एमक्यूएम क्या जीत जाती है उनके वोट ऐड करने से? जिनके वोट 4-5-6 हज़ार दिखाए हैं वो भी बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने बोला उनको तो कौमी असम्बली की एक सबसे अहम सीट पे जहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे 1500 वोट पड़े थे सिर्फ। सियासी तहरीक की सूरत में जो सियासी दबाव आएगा उसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं?
फिर अब अगर नहीं दबाव तैयार नहीं है तो हमें किसी और के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा पत्ता खेला है, सही वक्त में उन्होंने अपने घर पे बुला लिया शहबाज शरीफ को और अपनी बातें मनवा ली। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी कार्ड खेल गई, सही खेल गई। तो वो लोग जो दबाव में आ गए वो जवाब दें, हम दबाव में लाने के आदी नहीं है। ये डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब अपोजिशन लाइनअप हो रही है, आज मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो आपके साथ राब्ते में, राना सनाउल्लाह साहब का कोई स्टेटमेंट भी आया, तो कोई सियासी अंदरूनी खाना कोई राब्ते हो अच्छा रहे हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई राब्ता हमसे हुआ नहीं है। MQM से उन्होंने, देखिए MQM के बहुत सारे अरकान 10-10, 20-20 साल से असेंबली में जाते रहे, तो इन सब लोगों से ताल्लुकात, गैर मुल्की दौरे पे भी जाते रहे, ताल्लुकात भी और ताल्लुकात होने भी चाहिए। तो वो इंडिविजुअल एक दूसरे से बात करते रहते हैं, लेकिन MQM से कोई सच कोई राब्ता मुस्लिम लीग नून का नहीं हुआ है। इन हाउस तब्दीली के लिए या हुकूमत मुखालिफ किसी इत्तेहाद के लिए MQM से अपोजिशन की किसी पार्टी ने राब्ता किया, कोई बात हुई हो? नहीं, एक ज़माने में जब हम हुकूमत से जा रहे थे तो बिलावल साहब का एक आया था ना, तो हमें इतना भी कमज़ोर ना समझें। हम हुकूमत को गिराने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत के इक़दामात से हमें मायूसी होगी तो हम अपोजिशन में बैठ के अपना रोल अदा करेंगे, और वहाँ से बैठ के भी हुकूमत को गिराने का कोई हिस्सा नहीं मिलेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस पे एतबार कर लें, हमारे इस फ़ैसले पर, और कुछ नज़र करम करें अपने फ़ैसलों पर। हुकूमत की आप एक बड़ी बेसाखी हैं, तो हुकूमत की जितनी ऐसी चीज़ें जो आवाम को जो भुगतनी पड़ रही हैं, उसमें भी तो आप बराबर के ज़िम्मेदार होंगे। उतना ही हिस्सा दें, जितना हिस्सा हमारा है हुकूमत में, उतना ही हमें इल्ज़ाम दें, और ये भी देखें कि क्या उस पर हम बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस तरह की चीज़ें बढ़ी तो हमें वाकई अपोजिशन की नशिस्तों में बैठ जाना चाहिए, लेकिन कोई हम सियासी बेयकीनी की सूरत हाल और जो ढांचा है उसको हिलाने की कोई कोशिश, कोई ऐसे इक़दाम करने को कि हमारा इरादा नहीं है। आखिरी बात डॉक्टर साहब, के इमरान खान बहुत सारे जो वादे आपसे किए ये वो पूरे नहीं कर सके, उसकी वजह इख्तियार है या नीयत है? अगर इख्तियार नहीं है तो वहाँ बैठे क्यों हैं? अच्छा, दूसरी बात है, जैसे कि आपने सही बात किया कि वो वादे जो पूरा करने की पोजीशन में नहीं थे, करते तो जेन्युइन बात ये थी कि नहीं, अगर उनको लगता था कि MQM की ये जो बल्दियाती हुकूमत है इसको नहीं देना चाहिए, यहाँ से करप्शन हो जाएगी, तो मना करते थे, यार हमें आपकी इस पर यकीन नहीं है। ये देखिए, सियासत इस तरह करनी चाहिए। इस तरह अगर आपको लगता था, मुझे नहीं लगता इमरान खान का इरादा ये था, लेकिन आपको अपने लोगों से ही ब्लैकमेल होना था। अगर उनको डर था कि वो MQM काम कर जाएगी तो वो फारिग हो जाएंगे, उनको पता था कि वो किस तरह, देखिए जो लोग यहाँ से जीत गए उनको यकीन ही नहीं आ रहा, वो हैरान है, जिन्होंने जिता दिया है वो परेशान है। तो बहरहाल इस हैरानी और परेशानी की कैफियत का नतीजा क्या निकलेगा? कराची की तबाही जो आपके देख रहे हैं। ठीक, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।